महाराष्ट्र में 90 दिन हुए हैं सरकार को बने हुए, और इस सरकार में जिस तरीके से दरार देखने को मिल रही है, ये आगामी वक्त में इस बात के संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र में आने वाला वक्त महायुति गठबंधन के लिए शांतिपूर्ण नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार क्या आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस क्या एक म्यान में दो तलवार ठहर सकती हैं, ये बड़ा सवाल था। और अब उस एक म्यान में दो तलवारें तो फंसा दी गई, लेकिन वो दोनों तलवारें आपस में टकरा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दरअसल जिस तरीके से, जिस जोश और जिस उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में यहां पर बड़ी जीत मिलने के बाद ये ऐलान किया कि अब हम पूरे देश भर में भगवा लहराएंगे, उसी क्रम में महाराष्ट्र भी शामिल रहा। और 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में छप्पर फाड़ बहुमत जो है महायुति गठबंधन को मिला। उसमें बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल रही, 132 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर रहा और 57 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं जो अजीत पवार हैं, उनको भी स्टेफनी के रूप में सरकार में शामिल किया गया कि आगे आने वाले वक्त में यदि एकनाथ शिंदे अलग हो जाए या फिर अजीत पवार अलग हो जाए, तो शिंदे अजीत पवार में जो भी पार्टी बगावत करना चाहे, बीजेपी के लिए एक सहारा मौजूद रहेगा। वही होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ऐलान कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ऐलान ये किया है, शिंदे ने दो टूक बोलते हुए कहा है कि फडणवीस साहब चौंक जाइएगा, क्योंकि मैं वही एकनाथ शिंदे हूं जिसने 2022 में उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से उठाकर पटक दिया था। दरअसल उस वक्त उद्धव ठाकरे के पास अच्छी खासी संख्या में विधायकों का संख्या बल मौजूद था। 56 विधायक उस दौरान उद्धव ठाकरे के पास मौजूद थे, लेकिन 40 विधायकों को ले उड़े एकनाथ शिंदे, बीजेपी के साथ चले गए, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद शिवसेना धराशायी हो जाती है। असली शिवसेना के मालिक अब चुनाव आयोग के आदेशानुसार एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं। दरअसल क्रम वाइज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना के साथ ये खेल किया है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2019 से ये चुनावी लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई थी। इस कुर्सी की लड़ाई में वर्ष 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा। दरअसल सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने ताल ठोक दी, क्योंकि बड़ी मेजोरिटी इन दोनों पार्टियों के पास थी और गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन उस दौरान उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना ये कह रही थी, उस वक्त शिवसेना संयुक्त शिवसेना होती थी जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। शिवसेना का यह कहना था कि भाई मुख्यमंत्री अब की बार हमारा बनेगा, लेकिन बीजेपी को यह चीज नागवार गुजरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। दरअसल यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बगावत कर दी, और बगावत कुछ इस तरीके से की कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो कि शिवसेना की महाराष्ट्र में धुर विरोधी रही थी, उनको साथ ले लिया, साथ लेकर सरकार बनाई, बीजेपी को विपक्ष में बैठा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि आखिरकार ना वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, ना वो एनसीपी के साथ जा सकते हैं, तो शिवसेना में ही कुछ इस तरीके से तोड़फोड़ की जाए जिसके माध्यम से महाराष्ट्र में उनकी सरकार बन जाए, वो सरकार में साझेदार हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया। एकनाथ शिंदे साहब को सीएम कुर्सी का ऑफर दिया, 40 विधायकों को तोड़ ले गए, सीएम बन जाते हैं। उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव आता है, सीट शेयरिंग को लेकर वहां भी पेच फंसता है, लेकिन मामला शांत हो जाता है। विधानसभा के चुनाव 2024 में आए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीट शेयरिंग करते हुए खुद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने का फैसला किया। 157 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 132 जीत हासिल कर ली, यानी कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल महाराष्ट्र में बीजेपी बन गई।
दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई चुनाव से पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया नहीं गया था, तो मैं मुख्यमंत्री था और मेरे ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो इसलिए मुख्यमंत्री भी मुझे बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि शिंदे साहब साइड हो जाइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए तो बैठ जाइए वरना खड़े रहिए। और उन्हें गृह विभाग, शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग जैसे बड़े मंत्रालयों का जिम्मा, आबकारी विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय का जिम्मा भी नहीं मिला, जिसके चलते लगातार एकनाथ शिंदे और उनके बेटे ने यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बगावती बयान दिए। श्रीकांत शिंदे ने भी ये कहा कि मेरे पिता की राजनीतिक जो विचारधारा थी वो नहीं बदली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ छलावा किया। दरअसल वक्त आ जाता है अब धीरे धीरे करके 2025 का, और 2025 में एंट्री होते ही एकनाथ शिंदे जो है वो महायुति संरक्षक बनने की मांग करने लगते हैं। महायुति संरक्षक जिसमें तीनों पार्टियों का एक ऐसा चेहरा जो तीनों को लीड करता हुआ नजर आए, लेकिन बीजेपी इस चीज पर सहमत होते हुए दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि महायुति का संरक्षक कोई नहीं बनेगा, बल्कि बीजेपी ही महायुति संरक्षक को लीड करती रहेगी, बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते। दरअसल सियासी संग्राम जबरदस्त तरीके से छिड़ता है और महाराष्ट्र का जो चुनावी माहौल है, जो सियासी माहौल है, वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद खुलकर फूटकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे आते हैं और एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे कमजोर मत आकिए, मैं सरकार को बना सकता हूं तो सरकार को गिरा भी सकता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से यहाँ पर जो बयान दिए हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की सत्ता को हिलाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं दम रखते हैं, और उसी आधार पर मोदी शाह भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पश्चिम क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होती है। उस बड़ी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और अमित शाह कहते हैं कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार काफी मजबूत है और इस सरकार को कोई नहीं हिला सकता है। जबकि तुरंत बाद एकनाथ शिंदे का यहाँ पर बयान आता है और उसने सियासी खलबली मचा दी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी अब जोड़ तोड़ में भी जुट चुकी है। बीजेपी को ये दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसी दौरान शिवसेना के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकता, यानी कि मैं सत्ता में शामिल नहीं रह सकता। दरअसल उस वक्त सरकार को कोई झटका नहीं लगा, लेकिन अब एकनाथ शिंदे अपने रुख बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं आगे आने वाले वक्त में कोई भी बड़ा कदम उठा सकता हूं, मुझे किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे क्या कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी संपर्क साधने में जुट चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेटे यहाँ पर आदित्य ठाकरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का ऑफर भी दिया जा चुका है। दरअसल एकनाथ शिंदे से जो बगावत दिखाई दे रही है वो आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकती है, और इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल आगे आने वाले वक्त में महायुति गठबंधन में कहीं ना कहीं बड़ी तकरार पैदा कर सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि एकनाथ शिंदे साहब अब किस तरीके का स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN लाइव।